हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हम करंट अफेयर्स की क्लास को देख रहे थे, ठीक उसी प्रकार हम अपने प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों के साथ में। और प्रश्न हमारे रहने वाले हैं करंट अफेयर्स के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये हम डेली बेस पे देख रहे हैं, लेकिन जुलाई और जून की करंट अफेयर्स यहाँ पे हमने क्या करी है, आपके साथ मिक्स करी है। तो प्रस्तुत है क्वेश्चन आपके समक्ष, किस मंत्रालय के द्वारा स्वर्णमा पिछड़े वर्गों की महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए शुरू की गई एक सावधि ऋण योजना है। ऋण मतलब होता है आपका लोन, यानी कि लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके लिए लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि किसके लिए लोन प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो फीमेल जेंडर के लिए कराया नहीं, महिलाओं के लिए लोन को प्रोवाइड कराया जा रहा है। यहाँ से तो ऑप्शन है हमारे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, महिला व बाल विकास मंत्रालय, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। तो चार ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो हम कुछ स्टेटिक में यहाँ से पॉइंट देख लेते हैं। तो स्टेटिक में हमारा अगर पॉइंट बनेगा कि सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस, और अधिकारिता मंत्रालय अगर बात करेंगे, मंत्री की बात करेंगे, तो कौन है हमारे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हमारे यहाँ पे क्या है, मंत्री है इस टाइम सोशल जस्टिस के। और अगर बात करेंगे कि महिला व बाल विकास मंत्रालय किसके पास है, तो स्मृति ईरानी के पास में है। यहाँ पे स्मृति ईरानी। उसके बाद बात करेंगे कि वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय किसके पास है, तो पीयूष गोयल के पास है यहाँ पर, जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है यहाँ पर। और अगर बात करेंगे कि निर्मला सीतारमण के पास हमारा कौन सा मंत्रालय है, तो वित्त मंत्रालय किसके पास है, आपके निर्मला सीतारमण के पास में है। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा प्रश्न हमारा है कि ये योजना जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। तो सोशल जस्टिस जो मंत्रालय है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और 20 फरवरी को हम सामाजिक न्याय व अधिकारिता दिवस भी हम मनाते हैं। तो 20 फरवरी को मनाते हैं सामाजिक न्याय व अधिकारिता दिवस, 20 फरवरी को मनाते हैं। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित है, आपकी महिलाओं से आपके संबंधित है। अगर पिछड़े वर्गों की हम यहाँ से बात करेंगे कि पिछड़े वर्ग, तो भारतीय संविधान में भी हमें दर्जा मिला है, यानी कि पिछड़े वर्गों के लिए भारतीय संविधान में दर्जा जो मिला है वो आर्टिकल नंबर अगर हम बात करेंगे, अनुच्छेद नंबर 340 की अगर हम बात करेंगे, 340 की यहाँ से बात करते हैं, तो पिछड़े वर्गों के लिए दर्जा मिला है। यानी कि इसमें अगर हम बात करेंगे तो किसके लिए दर्जा दिया गया, ओबीसी यानी कि जो पिछड़े वर्ग होते हैं उसके लिए दो स्तर पर दर्जा दिया गया है। एक तो शैक्षणिक योग्यता पर और दूसरा सामाजिक योग्यता पर। तो एक तो सामाजिक योग्यता पर दर्जा दिया गया है और दूसरा क्या होता है, शैक्षिक स्तर पर दर्जा दिया गया है यहाँ पर। तो आर्टिकल नंबर अगर 340 की अगर हम बात करेंगे तो भारतीय संविधान में ओबीसी इसी अनुच्छेद में आपके आती है। तो इसके लिए दो मंडल आयोग का गठन किया गया था। तो दो मंडल आयोग में एक तो काका कालेलकर आयोग था हमारा, जिसकी जो स्थापना करी गई थी वो 1953 1955 के अंतर्गत की गई थी। और एक जो आयोग बनाया गया था ओबीसी से संबंधित, उसे हम कहते हैं मंडल आयोग। उसकी जो स्थापना करी गई थी 1978 से लेके 80, यानी कि 1978 से लेके 1980 के मध्य इसकी स्थापना की गई थी मंडल आयोग। और एक काका कालेलकर आयोग थे। तो ये दोनों जो आयोग हैं वो किससे संबंधित हैं, तो ये संबंधित हैं आपके ओबीसी के गठन से संबंधित है। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 340 क्या बताता है हमको, भारतीय संविधान में ओबीसी को रखा गया है, 340 के अंतर्गत यहाँ पर रखा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एकमारा परियोजना का संबंध किस राज्य से है, राजस्थान से है, उड़ीसा से है, कर्नाटक से है, हरियाणा से है। अगर यहाँ से राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, कर्नाटक। तो कर्नाटक राइट आंसर होगा। तो कुछ स्टेटिक पॉइंट में हम कर्नाटक को देख लेते हैं। कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके सिद्धारमैया हैं इस वक्त पे। अगर गवर्नर की बात करेंगे तो गवर्नर थावर चंद गहलोत। कौन गवर्नर है इस टाइम पे, तो थावर चंद गहलोत यहाँ पे क्या है, गवर्नर है। और आप सभी लोगों को पता होता है, अगर आप डेली क्लास में बने रहते हैं, तो हम डीएलआर नंबर की भी बात करते हैं, यानी कि जिलों की संख्या कितनी, लोकसभा सीटें कितनी है और राज्यसभा की सीटें कितनी है। तो डीएलआर नंबर की अगर बात करेंगे तो 31 जिले हैं आपके कर्नाटक में,
28 लोकसभा की सीटें हैं और 12 राज्यसभा की यहाँ पर सीटें हैं। तो यहाँ से देखिएगा कि कर्नाटक का जो डीएलआर नंबर होगा वो कितना होगा, 31, 28, 12 क्या है, डीएलआर नंबर है। अगर और भी स्टेटिक पॉइंट में देखेंगे तो देखिएगा नागरहोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, कहाँ पर है, आपके कर्नाटक में है। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में है। अंसी नेशनल पार्क कर्नाटक में है आपके। तो डेली भी आपके कहाँ पर है, कर्नाटक में है। उसके बाद बात करेंगे तो बांदीपुर कहाँ पर है, वो भी आपके कर्नाटक। पन्नीरघट्टा नेशनल पार्क ये भी आपके कहाँ पर है, ये भी आपके कर्नाटक में है। और अगर बात करेंगे कुद्रेमुख नेशनल पार्क ये भी कहाँ पर है, आपके कर्नाटक में। तो ऐसे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है वो आपके नागरहोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर के आपके तीन, और बांदीपुर भी अभी करंट में भी रहा था, क्योंकि इसमें क्या लग गई थी, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले यहाँ पर आग लग गई थी इन जंगलों में। तो बांदीपुर के जंगल भी कर्नाटक में। अगर बात करेंगे बन्नेरघट्टा क्या है, तो बन्नेरघट्टा भारत का पहला, ठीक है, तितली अभ्यारण्य। क्या है, भारत का पहला तितली अभ्यारण्य है बन्नेरघट्टा, राइट। यहाँ से तो याद रखिएगा कि भारत का जो पहला तितली अभ्यारण्य है वो क्या है, आपके बन्नेरघट्टा, ठीक है। तो तितली अभ्यारण्य क्या हुआ, हमारा बन्नेरघट्टा हुआ। तो इस तरह हमने देखा कहाँ पर है, आपके कर्नाटक। ऐसे देखिएगा राजस्थान से अगर बात करेंगे तो राजस्थान का डीएलआर नंबर भी होता है आपके, उड़ीसा का भी होता है, हरियाणा का भी होता है, सीएम भी होते हैं, गवर्नर भी। तो स्टेटिक जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी स्टेटिक वाली, उसमें बताया था कि हर राज्य के सीएम, गवर्नर, और अगर बात करेंगे डीएलआर नंबर, उसकी विधानसभा सीटें, उसकी लोकसभा सीटें, ठीक है, उसकी विधान परिषद की सीटें, ये सब हमको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट भी आपके नेशनल पार्क भी, स्टेटिक में हमारे नेशनल पार्क भी इंपोर्टेंट बनते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न हमारा कि एडीबी, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात की जा रही है यहाँ से। एडीबी बैंक ने हाल ही में जल आपूर्ति और स्वच्छता प्रणालियों में सुधार के लिए राजस्थान नगर निगम विकास परियोजना के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग को मंजूरी दी है। तो प्रश्न ये है बिल्कुल सिंपल सा कि जो राजस्थान में जो आपकी नगर विकास योजना है उसके लिए एडीबी बैंक ने क्या दिया है, लोन दिया है। तो कितने का लोन दिया है, यही हमारे ऑप्शन है। 140 मिलियन, 250 मिलियन, 200 मिलियन, या 4500 नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे होगा आपका कितना, 450 मिलियन। तो क्या होगा राइट आंसर, आप देखिएगा। उससे पहले हम देख लेते हैं कि एडीबी बैंक आखिर क्या है। तो एडीबी बैंक की अगर हम बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर इसकी स्टेब्लिशाइजेशन की बात करेंगे, यानी कि इसकी स्थापना की अगर हम बात करेंगे, तो 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है, यानी कि जो इसका एचक्यू यानी कि हेड ऑफिस है, वो कहाँ पर है, आपके फिलीपींस यानी कि मनीला में क्या है, इसका हेड ऑफिस है। तो याद रखिएगा एडीबी बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, आपके फिलीपींस यानी कि मनीला में इसका हेड ऑफिस है। अगर हम यहाँ से और अगर बात करेंगे तो इसके सदस्य देश कितने हैं, तो इसके 6 सेट यानी कि 68 देश इसके क्या है, सदस्य हैं। 68 कंट्री इसकी सदस्य हैं। और इसके जो वर्तमान समय में जो अध्यक्ष है ना, उनको हम कहते हैं आशा काबा, आशा काबा। तो अभी बहुत ही ट्रेंड में 2-3 प्रश्न चलते हैं। किस टाइप के प्रश्न चलते हैं, प्रश्न ये चलते हैं कि बताइएगा कि जो एडीबी बैंक के जो अध्यक्ष हैं आशा काबा, वो वर्तमान समय में किस देश के निवासी हैं, किस देश के रहने वाले हैं, तो किस देश से संबंधित है, जापान से। तो एडीबी बैंक जो है आपका, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है आपके, ठीक है, यहाँ पर है आपके। 68 इसके देश सदस्य हैं। और इसका जो 68वां देश जो सदस्य है वो क्या है, आपके आयरलैंड। आयरलैंड इसका 38वां सदस्य है। तो याद रखिएगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में हमारा बनता है। तो एडीबी बैंक ने कितना लोन दिया है, तो 200 मिलियन डॉलर का ही लोन प्रोवाइड करा दिया है एडीबी बैंक ने, ठीक है। यहाँ से अच्छा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित किस देश को एएफएफ चैंपियनशिप 2023 का विजेता घोषित किया गया, कुवैत को, भारत को, मालदीव को, या जर्मनी को घोषित किया गया है। तो देखिएगा अगर हम बात करेंगे एएफएफ होता आखिर क्या है, तो आपके साउथ एशियाई यानी कि दक्षिण एशियाई आपके फुटबॉल महासंघ होता है, ठीक है। तो इसमें जो विजेता रहा था भारत। और भारत ने 9वीं बार जीत हासिल की है। कितनी बार हासिल की है, तो 9वीं बार जीत हासिल की है।
और उपविजेता की अगर हम बात करेंगे तो उपविजेता कौन रहा? कुवैत। तो कुवैत को हराकर, तो प्रश्न इस टाइप से भी बन सकता है कि भारत ने किसको हराकर जीता है? ASAFF किसको हराकर जीता है? तो कहां पर आयोजित हुआ? भारत में आयोजित हुआ था। अब भारत का एक स्टेडियम है कांतिरावा, तो कांतिरामा स्टेडियम में आयोजित हुआ था। स्टेडियम आपके कहां पर है? तो स्टेडियम है आपके बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु जो आपकी सिलिकॉन जो सिटी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी सिटी जिसको बोलते हैं, उसी में इसको आयोजित किया गया था। तो इसमें जो भारत 9वीं बार जीता है, और जो कुवैत वो क्या था? इसका उपविजेता था। क्या? कुवैत इसका उपविजेता था यहाँ से, राइट। अगला प्रश्न देखते हैं कि लेवेंडर महोत्सव 2023 के बारे में हमको बताना है कि, तो हमने आपको बताया था कि ऐसे प्रश्नों के बारे में जब हम पूरा पढ़ते हैं और टाइम को वेस्ट ना करें, तो ऐसे प्रश्नों के बारे में सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि भाई जैसे ही हमने पूरा कि संबंध में कौन से कथन सही है, ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें सही कथन पूछ रहा है या गलत कथन पूछ रहा है। ये देखिएगा, लेवेंडर की खेती जो होती है वो गुजरात में होती है। ये वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारतीय एकीकृत चिकित्सा अनुसंधान द्वारा आयोजित किया गया है, ठीक है। ऑप्शन सी है कि मिशन का उद्देश्य छोटे व सीमांत किसानों की आय में वृद्धि करना और कृषि आधारित स्टार्टअप को विकास को बढ़ावा देना है। तो देखिएगा कि अगर बात करेंगे, ध्यान से पढ़िएगा, बड़े बड़े स्टेटमेंट है तो थोड़ा सा संयम रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन हमारे बड़े बड़े एग्जामों में आते हैं। तो जो करंट अफेयर्स की क्लास जो हम आप लोगों के लिए पढ़ाते हैं वो कंप्लीटली क्लास है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आपके लिए सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 10 प्रश्नों की जो हमारे श्रृंखला चलती है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो प्रस्तुत हम डेली आपके लिए करते हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला भी है। तो याद रखिएगा कि इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं वो हमारे यूपीएससी और यूपीपीसीएस पेपर में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। अब ये खेती जो है ना, गुजरात में ना होकर कहाँ की जाती है? जम्मू कश्मीर में की जाती है। तो लेवेंडर खेती जो है या लेवेंडर महोत्सव जो है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है। मिशन का उद्देश्य छोटे व सीमांत किसानों की आय में वृद्धि करना है और कृषि आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। तो अगर पहला तो गलत हो गया तो ए वाला भी गलत हो गया और ए वाला भी गलत हो गया और ए वाला भी गलत हो गया। कौन सा सही है? तो देखिएगा यूपीएससी का भी पैटर्न नहीं रहता। अगर आपने 3 स्टेटमेंट है और एक स्टेटमेंट को अगर आपने निकाल लिया है पूरी तरह से तो ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व है। आप देखिएगा अगर आपका ए गलत है, ए गलत है, ए गलत, तो तीनों गलत हो गए। तो आप स्पेशलिटी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, प्रश्नों को कुछ भी कह सकते हैं और आपको राइट आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो संयम बना के रखें और जितना आप मेहनत से पढ़ेंगे ना उतना ही आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स किसी भी पेपर में 6 मंथ या 7 मंथ की आती है और रेलवे एग्जामों में 1 साल पुरानी आती है। तो आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करेगा, पर डे क्लास पर रहिएगा। पीडीएफ के लिए आपके लिए नंबर भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ से करें, जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दी ग्रेट ऑर्डर ऑफ चैन ऑफ येलो स्टार, क्या बात है, येलो स्टार है ना, पीला सितारा, से सम्मानित किया गया था? तो पहले तो ये देखिएगा किस देश का सम्मान है और किसको मिला है। तो किसको मिला है? राष्ट्रपति को मिला है। राष्ट्रपति कौन है? हमारी ये फोटो है राष्ट्रपति जी का, द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की क्या थी? राज्यपाल थी हमारे। और ये किस जाति से बिलोंग करती हैं? तो ये जाति इनकी संथाल जाति है। तो संथाल जाति से क्या करती हैं? बिलोंग करती हैं। और राष्ट्रपति बनने से पहले ये झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी थी। तो किसको मिला है? सूरीनाम। ये तो डिसाइड हो गया कि मतलब मिला किसको है, तो ये तो डिसाइड हो गया पूरी तरह से, ठीक है। किसको मिला है? तो राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू बनी है। और भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 52 कहता है भारत में क्या होगा? एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। तो प्रेसिडेंट होगा भारत में एक, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। तो भारत का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा जो भारत का पहला नागरिक होता है। तो भारतीय संविधान में भी कहा है कि अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति का दर्जा प्राप्त होगा। तो हमारे राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं इस वक्त में हमारे यहाँ पे। उसके बाद देखिएगा सूरीनाम होगा, गुआना हो गया, सिएरा लियोन हो गया या सेनेगल आपका हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हमारा होगा
सूरीनाम, यानी कि सूरीनाम हमारा क्या होगा यहाँ से राइट आंसर होगा। तो मैंने आपको स्टैटिक में दो बातें बताई थी शुरुआत में कि कैपिटल करेंसी हर पेपर में आपके आती ही आती है, नहीं कैपिटल करेंसी अगर नहीं है तो आपके प्रश्न अधूरे रह जाएंगे पेपर में। तो कैपिटल क्या है, पारा मारीवो। मुद्रा की अगर हम बात करेंगे तो मुद्रा आपकी क्या है, डॉलर, ठीक है। ऐसे ही हम अगर गुआना की बात करेंगे तो गुआना की कैपिटल क्या है आपकी, जॉर्जटाउन। अब मुद्रा की अगर बात करेंगे तो यहाँ की भी मुद्रा आपकी क्या है, डॉलर, ठीक है। यहाँ की मुद्रा क्या है आपकी, डॉलर है। अगर सियर लियोन की बात अगर करेंगे तो फ्री टाउन, फ्री टाउन है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है आपकी, लियोन। सेनेगल की बात करेंगे तो आप ही बताइएगा कि सेनेगल की जो होगी वो आपकी क्या होगी, तो सेनेगल की क्या होगी, डकार, ठीक है। और फ्रैंक क्या होगी, इसकी मुद्रा होगी, फ्रैंक क्या होगी, तो फ्रैंक यहां से आपकी मुद्रा होगी। तो कैपिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि किसी भी पेपर में 2 नंबर आपको कैपिटल करेंसी से ही मिलते हैं, तो कृपया इनको ध्यान रखिएगा कैपिटल करेंसी के बारे में। प्रश्न है आपका, फुट रोट रोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, यानी कि सही कथन हमको बताना है। ये जुगाली करने वाले पशुओं में इंटरडिजिटल, यानी कि पैर की उंगलियों के बीच ऊतक, ऊतक को प्रभावित करने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। मवेशियों में मुख्य पैर सड़ने वाला बैक्टीरिया फूसोबैक्टीरिया नेक्रोफ्यूरम है। जिंक, सेलेनियम व कॉपर की कमी से भी फुट रोग के ज्ञात कारण हैं, और उपयुक्त में सभी कथन क्या है हमारे सही हैं। तो देखिएगा कि अगर ऊतक की बात करेंगे तो ऊतक, अगर मानव शरीर की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा ऊतक किसके खाने से बनते हैं, पनीर खाइएगा, शरीर में ऊतक बनते रहेंगे। हिस्टोलॉजी क्या कहलाता है, ऊतकों का अध्ययन कहलाता है। यहाँ से स्टेटिक की बात करेंगे तो बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु, और जीवाणु की जो खोज करी थी वो किसने करी थी, लुवेन हॉक ने। तो एंटोनियो लुवेन हॉक ने किसकी करी थी, जीवाणु की खोज करी थी। तो अगर इसकी बात करेंगे तो उपयुक्त सभी आंसर क्या हमारे राइट आंसर होंगे, उपयुक्त सभी क्वेश्चन क्या हमारे सही हैं, जो भी आपके स्टेटमेंट है। कवच पद्धति देखिएगा, ठीक है, आपको दिखाते हैं कवच पद्धति, यानी कि 2 ट्रेनें, ये देखिएगा एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन ए है, अगर जब भी ये लड़ेंगी तो क्या हो जाएगा, संकेत प्रस्तुत हो जाएगा इसके लिए इनकी लड़ने वाली हैं। तो उसी प्रकार की कवच पद्धति के बारे में कौन से कथन क्या है सही है। एक कवच पद्धति की जो घोषणा की गई थी 2022 के केंद्रीय बजट में आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत की गई थी, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, 2022 में ही इसकी घोषणा की गई थी। यह भारत की अपनी स्वचालित सुरक्षा पद्धति है, जो ट्रेन टक्कर बचाव की प्रणाली के नाम 2012 के विकास में की गई थी, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। इस पद्धति का उद्देश्य क्या है कि किसी भी ट्रेन को तब तक आगे बढ़ने का संकेत नहीं मिलता है तब तक कि मार्ग सुरक्षित साबित ना हो जाए, यानी कि जब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक लगेगा कि ट्रेन क्या है, सुरक्षित नहीं है। जब ट्रेन सुरक्षित होगी तो क्या हो जाएगा, उनने की ट्रेन पे, रेलगाड़ी पे कोई पटरी पे कोई गाड़ी नहीं आ रही है, तभी ये संकेत हमको देगी, सिग्नल देगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिएगा उपयुक्त सभी के सभी कथन क्या है, बिल्कुल सही है, सभी के सभी कथन, ठीक है। तो कवच पद्धति को ध्यान से देख लीजिएगा, 2 ट्रेनों को संकेत देगी। भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई, विंडहोक, नई दिल्ली, रेडू, या बात करेंगे गुजरात में आयोजित हुई। तो भाई मेरे अगर बात हम करेंगे यहाँ से, तो जो नामीबिया है इसकी जो कैपिटल क्या है, विंडहोक है, तो विंडहोक में ही थी, और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है आपके डॉलर, तो डॉलर इसकी क्या है मुद्रा है, यहाँ से राइट हो गई। अगर नई दिल्ली की बात करेंगे तो नई दिल्ली की स्थापना किसने करी, तो नई दिल्ली की स्थापना आपके अंगनपाल ने करी है, और ये आपके तोमर वंश से संबंधित थे। किस वंश से संबंधित थे, तोमर वंश से संबंधित थे। अगर प्रश्न हमारा बनता है कि नई दिल्ली का सबसे पहले उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया था, तो नई दिल्ली का सबसे पहले जो उल्लेख किया गया था पृथ्वीराज रासो में किया गया था। तो पृथ्वीराज रासो पुस्तक को किसने लिखा, चंद बरदाई, जो कि पृथ्वीराज तृतीय के क्या थे, साले थे, उन्हीं ने पृथ्वीराज रासो पुस्तक को लिखा था। और इसकी रचना किसने करी, चंद बरदाई ने, जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पृथ्वीराज रासो। प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस बनाया जाता है,
तो देखिएगा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है, आप अच्छे अच्छे फल खाइएगा, सेब संतरा आम, आम की तो सीजन चल रही है इस वक्त में, ठीक है, तो लगातार आप खाते रहिएगा। तो इसमें है 28 फरवरी है आपकी, 28 फरवरी बाद 25 मई है, 7 जून है और 11 जुलाई है। अगर 28 फरवरी की बात करेंगे तो नेशनल साइंस डे बनाते हैं, नेशनल साइंस डे बनाते हैं यहाँ पे। अगर बात करेंगे 25 मई की, यहां से बात करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय, यानी कह सकते हैं इंटरनेशनल बाल गुमशुदा डे बनाते हैं हम यहाँ से। 7 जून को हम क्या बनाते हैं, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में बनाते हैं, और 11 जुलाई को हम बनाते हैं विश्व जनसंख्या डे। तो विश्व जनसंख्या डे के रूप में हम कब बनाते हैं, तो 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या डे बनाते हैं। और जनसंख्या दिवस जो होता है वो 11 जुलाई को बनाता है। जनसंख्या के अध्ययन क्या कहते हैं, तो जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी किसको कहते हैं, तो जनसंख्या के अध्ययन को हम डेमोग्राफी के नाम से जानते हैं। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस क्या है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसकी थीम 2023 की थीम क्या रही है, वरना इसको हम कल डिस्कस करेंगे कि 2023 की थीम क्या यहाँ पर रही है। तो आज के जो प्रश्न थे उनकी श्रृंखला हमारे यहीं तक थी, और आप बताइएगा जरूर कि थीम जो थी 2023 की वो क्या थी, ठीक है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए नमस्कार।